Assalamualaikum class 10th. Hope all of you are doing very well. So today we are going to start our next topic, that is about रिपल टैंक. हमने बेटे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अभी इस चैप्टर को स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में, जिसमें हमने देखा था कि वेव्स का हमने इंट्रोडक्शन दिया था कि किसी भी मीडियम में जो डिस्टर्बेंस पैदा हो रही है और जिसके ज़रिए एनर्जी ट्रांसफ़र होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वेव्स. अब वेव्स की हमने एक एग्जांपल ली थी, जैसे वो डोरी में या रस्सी में या पानी में जो पैदा होने वाली वेव्स हैं. लेकिन वेव्स को अगर हम ऑब्ज़र्व करना चाहें, उसके लिए एक प्रैक्टिकल करना चाहें, उसका एक एक्सपेरिमेंट करना चाहें, दैन हमारे पास उसके लिए क्या होता है, रिपल टैंक. अब जो लास्ट बुक थी ना उसमें तो रिपल टैंक का एक पूरा टॉपिक था, लेकिन हमारी ये न्यू बुक्स में जो इस ईयर के लिए हैं, इसमें हमारे पास कोई इसका प्रॉपर टॉपिक नहीं है, जस्ट एक छोटा सा पॉइंट है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है जानने के लिए. इसमें रिपल टैंक में क्या होता है बेटे, इसके लिए आपने सबसे पहले रिपल टैंक के जितने पार्ट्स हैं उनके आपको नेम अच्छे तरीके से आना चाहिए, और फिर आपको एक क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि रिपल टैंक के ज़रिए आप वेव्स की मोशंस को कैसे स्टडी कर सकते हैं, या उसके ज़रिए पानी में पैदा होने वाली वेव्स का जो सा है वो वेव मोशन के बारे में रिपल टैंक के लिए स्टडी करें. सो ये आपके पास एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसको आपने ध्यान से करना है. सो हम इसको स्टार्ट करते हैं. सो ये जो ऊपर बेटे इसका पॉइंट है, यहीं पे इसकी हेडिंग बनेगी और यही इसका आपको एज इट ही क्वेश्चन पेपर में आ सकता है. सो वेव मोशन को जाहिर करने के लिए पानी की वेव्स का तजर्बा करना, या रिपल टैंक के जरिए आप पानी की वेव मोशन को कैसे जाहिर कर सकते हैं, सेम इस तरीके से आपके पास ये क्वेश्चन आ जाता है. नोट कर लीजिएगा कि ये इंपॉर्टेंट वन है, शॉर्ट में भी आपको ये दे सकते हैं और लॉन्ग में भी दे सकते हैं. अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग में आ जाता है तो इसको आपने एज इट सिंपल नहीं लिखना, क्योंकि हमने 4 मार्क्स लेने होते हैं. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर आपको एक क्वेश्चन आता है तो ये देखेंगे, ये इसकी आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये लाइन लिख दें कि वेव मोशन को समझने के लिए एक नहायत सादा और मौसर तरीका रिपल टैंक का तजर्बा है. ये लिखने के बाद आपने बेटे हेडिंग देना शुरू करने, जिसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, रिपल टैंक के हिस्सों के नाम लिखेंगे. ये आपके सामने एक रिपल टैंक पड़ा हुआ है, आप इसको मज़ीद यूट्यूब पे गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं. इसके लिए हमें आपको मैं समझाती हूँ कि ये बेटे एक शीशे की ट्रे होती है, एक टेबल बना हुआ है. टेबल का जो नीचे वाला सतह होता है, जो आपको ब्लू कलर का नज़र आता है, शीशे का बना होता है, और ये साइड पे इसके किनारे होते हैं जो थोड़े से उस शीशे की जो ट्रे है उससे ऊंचे होते हैं, और इसके अंदर पानी को फिल किया जाता है. उसके बाद बेटे ये उसके स्टैंड है, लेग्स जो आपको नज़र आ रही हैं, और नीचे जो सा होता है ना, ये वाला जो आपको नज़र आ रही है, एक स्क्रीन रखी होती है जिस पे उसका इमेज आता है. अब उसके बाद ये देखें, ये ट्रे के साथ एक स्टैंड के साथ लैंप लगा हुआ है. उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये एक वाइब्रेटर क्या होता है, एक ऐसी आप मशीन कह सकते हो जो कि वाइब्रेशन पैदा करेगी. इसके ऊपर एक वाइब्रेटर मशीन लगी हुई है, और ये नीचे रबर का पूरा बना होता है, जिसके ज़रिए अब क्या होता है, जैसे ही हम इसका वाइब्रेटर का बटन ऑन करेंगे तो मशीन वाइब्रेट करेगी. मशीन के साथ जो रबर लगा हुआ है, ये पूरा रबर का बैंड ये वाइब्रेट करेगा, जिसकी वजह से अब पानी के ऊपर अगर आप हैंड के साथ पानी को ऐसे टच करते हो तो पानी में क्या होता है, वाइब्रेशन पैदा होती है. अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही आप इस मोटर को ऑन करते हो, वाइब्रेटर को ऑन करते हो, तो ये जो रबर है ये उसके साथ मूव करना शुरू कर देती है, वाइब्रेशन करना शुरू कर देती है. इस वाइब्रेटर की वाइब्रेशन के साथ ये पानी में क्या पैदा होना शुरू हो जाएंगी, वेव. आपको नज़र आ रहा है ये इसकी कुछ शेप बेटे इस तरीके से होती है, दिस वन ऐसे, जिस तरह पानी की वेव. इसमें ये जो ऊपर वाली सतह होती है इसको कहा जाता है क्रस्ट, और ये जो नीचे वाली सतह होती है जो नॉर्मल से नीचे आ जाती है, इसका क्या नाम होता है, ट्रफ. तो ये आपको एक क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में वेव्स बनती हुई नज़र आ रही हैं. तो आपने इसमें बेटे सबसे पहले रिपल टैंक के हिस्सों के नाम करना है. नंबरिंग मैंने दी हुई है, सेम आपने भी ऐसी नंबरिंग दे लेनी है. नंबर 1 पे अगर रिपल टैंक के हिस्सों की बात करें, अगर ये सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको दे सकते हैं 2 मार्क्स का. लैंप होता है, फिर उसका स्टैंड है, वाइब्रेटर मशीन है, वाइब्रेटर मशीन के साथ लचकदार रबर लगी हुई है. उसके बाद ट्रे है जो बहुत गहरी नहीं होती, उसको हमने पानी से फिल करना होता है. नीचे हम क्या रख देते हैं, स्क्रीन, और साथ में हमने एक मीटर रूल रखा है उसकी मेजरमेंट करने के लिए कि वेव्स की लेंथ कितनी है. तो अब हम आ जाते हैं कि अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको बेटे हमने नंबरिंग के जरिए करने. इस तरतीब में हमारे पास क्या होता है, ये तो उसके हिस्सों के नाम है, लेकिन जब हमने हिस्से कर लिए कर भी लेना, उसको सेपरेट भी कर देना, फिर उसकी हमने वजाहत की तरफ या एक्सप्लेनेशन की तरफ आ जाना है. उर्दू में हम इसको वजाहत लिखेंगे, इन इंग्लिश वी विल राइट एक्सप्लेनेशन. तो हमने क्या करना है, एक कम गहरी ट्रे ली जाती है और उसे पानी से यकसा भर लिया. नंबर 1 पे ये कर लिया. नेक्स्ट आपने पॉइंट देना है नंबर 2. फिर क्या किया, हमने एक बार ली है जिसके साथ मोटर भी कह लेते हैं, वाइब्रेटर भी कह लेते हैं.
वो जुड़ी हुई है। जैसे ही हम उसको ऑन करेंगे तो पानी की सतह के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर नीचे क्या करेगी, हरकत करेगी। नंबर 3, उसके हरकत करने से क्या होगा, पानी में खलल, जिसको हम वाइब्रेशन भी कहते हैं, वो पैदा होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, पानी में वेव या वेव क्रस्ट और ट्रफ का मैंने आपको बताया ना बेटे, ये वाला, ये जो इस तरह से ऊपर की तरफ होता है ये वाला, और ये वाला ये क्या है, क्रस्ट। तो जब हमने वाइब्रेटर ऑन किया तो क्या हुआ, क्रस्ट या वेव्स या खाली वेव्स क्रस्ट बनना शुरू होंगे जो पानी में आगे की तरफ हरकत करने। अगर आप इसको देखो तो यहाँ से वेव्स और आगे की तरफ, सेम उसी तरह जो हमने लास्ट में किया था, पत्थर फेंको, वेव बनेगी दायरे की शक्ल में जो आगे आगे मूव करती जाएंगी एनर्जी की फॉर्म में करते हुए नजर आते हैं, जिससे प्लेन वेव बनती हैं। और ये सारी आपको नीचे जो स्क्रीन है ना उस पर उसका आपको इमेज नज़र आ रहा होगा। सो ये बेटे हमारे पास रिपल टैंक के बारे में था। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, दैट इज़ द टाइप्स ऑफ वेव। टाइप्स ऑफ वेव को बेटे हम पहले समझेंगे, देन हम उसकी बुक की स्टडी की तरफ आएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट में हमने क्या करना है, हमने अपनी वेव्स की इकसाम या वेव्स की टाइप करनी है। ये हमारा नेक्स्ट मेन पॉइंट है। पहले इसको अच्छे तरीके से समझे, देन हम बुक की तरफ आएंगे। सो वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ वेव्स। वेव्स की अगर टाइप्स की बात करें तो बेटे हमारे पास 2 टाइप्स की वेव्स होती हैं। एक जिसको हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स, और दूसरी वो वाली वेव्स हैं जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ये आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है और इसमें डिफ्रेंशिएट भी आ जाता है कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या डिफरेंस है। सो अगर हम मैकेनिकल की बात करें तो ऐसी वेव जिनको पास आउट होने के लिए, पैदा होने के लिए या गुजरने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव। यानी कि इसके लिए मीडियम लाजमी होता है। मीडियम का मतलब या तो ये पानी में पैदा होंगी, या ये किसी रस्सी में, डोरी में, स्प्रिंग में, उसमें पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा जो साउंड वेव होती हैं, आवाज़ की जो वेव्स होती हैं, वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। रस्सी की और स्प्रिंग की तो मैंने आपको पहले बता दी। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट वेव जिनको हम कहते हैं सेस्मिक वेव्स। सेस्मिक वेव क्या होती हैं, जब जल्जला होता है ना, जल्जला जिसकी वजह से ज़मीन हिल जाती है, तो वो भी जल्जला असल में क्या है, वो एनर्जी, हमने वेव के बारे में पढ़ा ना कि वेव एक ऐसी चीज़ है जो एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है। तो सेस्मिक वेव भी क्या है, अब जल्जला क्या होता है, इसका एक आपने जब न्यूज़ जल्जला आता है, न्यूज़ सुनी होगी तो कि जी जल्जले का मुकाम जो आतिफ शाह का मुकाम था वो इस जगह से इस्लामाबाद से इतना दूर था। तो यानी कि कोई ख़ास पॉइंट होता है जहाँ से वो आतिफ शाह फटता है, लेकिन क्योंकि वो बहुत उसमें एनर्जी होती है और वो एनर्जी वेव की फॉर्म में पूरी दुनिया में या जो करीबी मुल्क होते हैं वहाँ तक चली जाती है। खैर, तो वो भी उसके लिए भी क्या मीडियम यानी कि ज़मीन की ज़रूरत होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेस्मिक वेव। सेस्मिक वेव के बारे में आपको ये बताना चाहूँगी, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ दे पूछ लेते हैं, ये सारे भी पूछ लेते हैं कि जो रस्सी या स्प्रिंग में पैदा होने वाली वेव्स हैं वो क्या है, मैकेनिकल हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। वाटर वाली वेव्स क्या है, मैकेनिकल हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। साउंड वेव्स हैं क्या है, मैकेनिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। सो है मैकेनिकल वेव्स जिनके लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। अब हम आ जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सेम उसका उल्ट, ऐसी वेव जिनके पैदा होने के लिए या जिसके पास होने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। मैकेनिकल वेव के लिए मीडियम चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए मीडियम नहीं चाहिए। तो ये कौन सी वेव है, आप सोच रहे होंगे वेव तो हमने सारी डिस्कस कर ली, तो ये कौन सी वेव है जिनके लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। बेटे सूरज से जितनी भी रेडिएशन आ रही हैं वो हमें कोई उसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसमें हमारे पास जितनी भी जो लाइट वेव्स होती हैं, रोशनी की वेव्स होती हैं, वो इसके अंदर आ जाती हैं। इसके अलावा माइक्रोवेव ओवन होते हैं ना, उसके लिए जो मशीन्स वगैरह से या किसी भी रेडिएशंस जो होती हैं, माइक्रोवेव्स होती हैं, वो भी सारी जो उनसी होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आ जाती हैं। इसके अलावा जो रेडिएशंस हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलते हैं, वो भी सारी की सारी इसमें आ जाती हैं। इसके अलावा जो एक्स रेज होती हैं, गैमा रेज, ये सारी की सारी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जिनके लिए हमें किसी भी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। सो फिर हम इसको रिवाइज करते हैं। वेव्स 2 टाइप्स की हैं, नंबर 1 इज़ मैकेनिकल एंड द नंबर 2 इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मैकेनिकल वेव जिनके पास होने के लिए हमें मीडियम की ज़रूरत होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसके लिए हमें मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। इसकी एग्जांपल्स आपने ध्यान से करनी है, MCQs में आ जाते हैं। सेम उसी तरह ये जो क्वेश्चन है ये आपको एज इट लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फॉर MCQ। चलें जी बुक की तरफ आ जाते हैं। सो जी वेव की हमारे पास 2 एग्जाम है। नंबर 1 ये इसकी डेफिनेशन है। सबसे पहले आपने डेफिनेशन की हेडिंग देनी है। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स हैं जिनके गुजरने के लिए, अशात के लिए, फैलने के लिए क्या होती है, मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है। एग्जांपल इसकी हवा में वेव पैदा होने वाली वेव, पानी में, या कोई भी जो ठोस मटेरियल है वो। नेक्स्ट बेटे आपने इसकी हेडिंग बना लेनी, ये कब,
अच्छा, ये क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है? मैं लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है, और इसमें बहुत से MCQs भी बन सकते हैं। साथ साथ उसको क्वेश्चन के मेंशन किया करें ताकि जब आप पेपर की तैयारी करें तो आपको इसके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। लेक्चर को मैं दोबारा बता रही हूँ, क्लास पूरा सुनिएगा, दरमियान में नहीं छोड़िएगा, अदरवाइज आप बहुत सी मिस्टेक्स की तरफ जा सकते हैं। ओके जी, एक्सप्लेनेशन। ये वेव कला में सफ़र नहीं कर सकती क्योंकि ये एनर्जी मुंतकिल करने के लिए मटीरियल होगा तो ये एनर्जी को ट्रांसफ़र करेंगी। वेव का काम ही एनर्जी ट्रांसफ़र करना है ना। मटीरियल मीडियम हमने लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं कि वो आगे खुद मुंतकिल होते हैं, अपने ही जगह पर रहकर क्या करते हैं, वाइब्रेशन, और इन्हीं वाइब्रेशन से क्या होते हैं, एनर्जी मुंतकिल होती है। मीडियम के पार्टिकल सिर्फ अपनी जगह पर वाइब्रेशंस पैदा करते हैं और एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं, जबकि पार्टिकल खुद मूव नहीं करते। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था कि मैंने आपको कहा था आपने करके देखना है, रस्सी को कोई कलर कर लें फिर उसको ऊपर नीचे हरकत दें तो वेव तो पूरी रस्सी में पैदा हो जाएगी, लेकिन रस्सी के वो जो सीने हैं वो उधर ही रहेंगे। उसके बाद आपने इसकी हेडिंग दे दी है एग्जाम्पल्स की, पीछे भी दी हुई है लेकिन वो बहुत थोड़ी सी ये ज़्यादा है। नंबर 1 साउंड वेव, नंबर 2 पानी की वेव, नंबर 3 रस्सी या स्प्रिंग में पैदा होने वाली वाइब्रेशंस या वेव, एंड नंबर 4 ज़लज़लों में पैदा होने वाली। बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं ये, आपसे पूछ सकते हैं साउंड वेव कौन सी वेव, मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं, ट्रांसफर्स हैं, वो सारी ट्रांसफर वगैरह भी हम आगे स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। उसी तरह सबसे पहले हमने क्या करनी है, इसकी डेफिनेशन। कुछ चीज़ें बुक में ठीक से नहीं लिखी होती, उनको आपने खुद लिखना है। जैसे अब लिखा हुआ है ये मैकेनिकल वेव से इसलिए मुख्तलिफ होती है, नो, आप इसको कैसे लिखोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स हैं जिन्हें सफ़र करने के लिए किसी मटीरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, किसमें खला में भी सफ़र कर सकती हैं। खला मतलब जहाँ पे कोई हवा नहीं है। अच्छा जी, और ये वो वाली हैं जिसके जरिए सूरज की रोशनी, दूसरी हरारती रेडिएशन जो सी वो ज़मीन तक पहुँचे। नेक्स्ट आपने हेडिंग दे देनी है इसकी एग्जांपल की। नंबर 1 रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेडिएशन। नंबर 4 पे रोशनी जो सी है। नंबर 5 अल्ट्रा वायलेट रेस। नंबर 6 एक्स रेस। नंबर 7 गैमा रेस। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा वेव्स है लेकिन इन सब की वेव्स, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी मुख्तलिफ होती है। वेवलेंथ क्या होता है स्टूडेंट्स, एनी आइडिया? वेवलेंथ भी हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेवलेंथ क्या होता है, जैसे बेटे ये देखिएगा मैंने कोई वेव ड्रॉ की है, ठीक है, ये मैंने एक वेव ड्रॉ किया, तो इसके एक क्रस्ट से लेकर दूसरे क्रस्ट तक का जो डिस्टेंस है, फासला है, उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। क्रस्ट से क्रस्ट तक की बात कर लें या फिर एक ट्रफ से लेकर दूसरे ट्रफ तक का जो डिस्टेंस है उसको भी हम वेवलेंथ कहते हैं। क्रस्ट से क्रस्ट या ट्रफ से ट्रफ। ओके, फिर देखें वेवलेंथ क्या होता है, क्रस्ट से क्रस्ट तक का जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ है। सेकेंडली हम क्या कह सकते हैं, ट्रफ से ट्रफ तक, वो भी क्या है, वेवलेंथ। लेकिन जो गलती स्टूडेंट कर लेते हैं, अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं जी, क्रस्ट से ट्रफ तक का, यानी कि वो कह रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, नो इट इज़ नॉट वेवलेंथ। इतनी सी वेव तो नहीं ना होती, क्रस्ट से ट्रफ तो ये हो गया, ये तो नहीं ना वेव। वेव क्या है, यहाँ से शुरू करो, यहाँ से और दोबारा ये पूरी वेव है। तो वेवलेंथ क्या, क्रस्ट से क्रस्ट या फिर ट्रफ से ट्रफ। क्रस्ट से ट्रफ, नो इट्स नॉट अ वेव। सो कम टू वर्ड्स बुक। इंपॉर्टेंट लाइन, इन सब वेव की वेवलेंथ भी डिफरेंट है, फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट है। फ्रीक्वेंसी को भी हम मेन आगे स्टडी करेंगे, लेकिन इन सब की जो स्पीड है जिसके जरिए वो खला में मूव करते हैं वो सेम है, जो कि तकरीबन कितनी है, 3 लाख किलोमीटर फी सेकेंड, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये किलोमीटर में अगर लिखना है तो आप ये इसको 3 लाख लिखेंगे, और अगर आपने मीटर पर सेकेंड में कहना है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, ये इसकी ये अभी इंपॉर्टेंट MCQs है, इसको याद रखना है कि कितनी वेव की स्पीड्स होती है। नेक्स्ट जी हमारे पास एक छोटा सा मिनी सा जी शॉर्ट क्वेश्चन है जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। इन तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की रेंज कहाँ तक मूव कर सकते हैं, जो इनका सोर्स है अपने सोर्स से अपनी पैदा होने वाली जगह से कितना आगे तक वो ट्रांसफ़र कर सकती हैं, उसको उसकी क्या बोलते हैं, रेंज। तो तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो रेंज है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, सो यू हैव टू आंसर इट। होप सो, बड़ा जी मजे का टॉपिक था, आपने इंजॉय किया होगा। ये छोटी सी एक और इन्फॉर्मेशन रह गई जी, इंफ्रा का मतलब क्या है, नीचे इंफ्रारेड वेव की फ्रिक्वेंसी, सुरख वेव, खैर ये हम कल वाले टॉपिक पे करेंगे, नहीं तो ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी। ये जी
आपका टॉपिक था आज का। ध्यान से कीजिएगा। इंशाल्लाह कल हम न्यू टॉपिक के साथ दोबारा अपने लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। काइंडली सब्सक्राइब इफ़ यू डिड नॉट सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज़।